हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन मेवाड़ के इतिहास के बारे में जो एक टॉपिक रह गया था अपन का महत्वपूर्ण, राज सिंह के बारे में। तो राज सिंह के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे राज सिंह के बारे में। राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी, इनका जो कार्यकाल था वह कहाँ से कहाँ तक रहा था। तो इनका कार्यकाल 1652 से लगाकर 1680 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1652 से लगाकर 1680 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनका जो राज्याभिषेक कब किया गया था, तो इनका राज्याभिषेक यानी राज तिलक किया गया था 10 अक्टूबर 1652 को किया गया था। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम जगत सिंह जी प्रथम था। जगत सिंह जी प्रथम पिताजी, जो किनके पुत्र थे, जगत सिंह जी। और जगत सिंह जी किसके पुत्र थे, कर्ण सिंह जी के। जगत सिंह जी प्रथम के पुत्र थे। जगत सिंह जी प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने, आपको पता होगा कि मेवाड़ या फिर कह सकते हो कि जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसकी मरम्मत का कार्य चालू करवा दिया था। पुनर्निर्माण का कार्य चालू करवा दिया था जगत सिंह जी प्रथम ने। और जब ये राजा बने राज सिंह जी, तब इन्होंने इस कार्य को चालू रखा। क्या रखा, इस कार्य को चालू रखा। लेकिन किसको प्रॉब्लम हो गई, जो भारत के जो सम्राट थे उस समय, शाहजहां थे। सम्राट कौन थे, शाहजहां। उनको इनसे क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। क्यों, क्योंकि ये संधि के खिलाफ है। 1615 की जो संधि है उस संधि के क्या था, खिलाफ था। संधि के खिलाफ था। तो फिर इन्होंने यहां पे किसको भेजा, सादुल्ला खां को। किसको भेजा, सादुल्ला खां को भेजा। और वापस से जो निर्माण कार्य था वह तुड़वा दिया। निर्माण कार्य को उन्होंने क्या कर दिया, तुड़वा दिया। ये एक प्रमुख घटना थी। उसके बाद में बात करें तो क्या हो जाता है, शाहजहां भी बीमार वगैरह पड़ जाते हैं। तो उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इनके उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है। और इनके पुत्र कौन कौन से, तो एक तो था दारा सिको, एक था औरंगजेब, इसके बाद में एक मुराद था और एक सुजा था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, औरंगजेब व दारा सिको। यानी ज़्यादातर जो शाहजहां का जो प्रेम था वो किसके ऊपर था, दारा सिको के ऊपर। तो वह क्या करते हैं, उस समय दारा सिको भी हेल्प मांगने के लिए किसके पास में आता है, राज सिंह जी के पास में आता है। लेकिन राज सिंह जी उसको साफ स्पष्ट शब्दों में मना बोल देते हैं कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ और मैं आपके चारों भाइयों को एक समान मानता हूँ। जो भी राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, मैं उनका सहयोग करूँगा। फिर क्या होता है कि इसका वो फायदा उठाता है। इस तरफ देखो, शाहजहां के घर में झगड़ा चल रहा था, तो इसका फायदा कौन उठाता है, राज सिंह। क्योंकि ये बुद्धिजीवी और राजा था, तो ये क्या करता है, इस तरफ उसको पता था कि बाद में ये जो मुगलों के अटैक अपन के ऊपर हो गए, तो वो क्या करता है कि गिरवा की जो पहाड़ियां होती है वहां पे सुरक्षा घेरे बना देता है। क्या बना देता है, सुरक्षा घेरे बना देता है। और एक स्थान है जिसको कहते हैं देबारी,
देबारी, देबारी, वहां पे वो क्या लगवा देता है, फाट के लगवा देता है। क्या लगवा देता है, फाट के, और अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूर्णतः सुदृढ़ कर लेता है। फिर देखो ये इसका फायदा उठा था इस मौके का कि इस समय वह राज सूर्य यज्ञ का बहाना बनाता है, क्योंकि इनके मध्य बहुत सारे अभी युद्ध चल रहे होते हैं। दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य क्या चल रहे होते हैं, युद्ध चल रहे होते हैं। तो इसका फायदा उठाने के लिए वह यहाँ पे क्या करता है, राज सूर्य यज्ञ करता है, राज सूर्य यज्ञ करता है। और यहाँ पे इस समय वह तुलादान भी करता है। क्या करता है, तुलादान। तुलादान में क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है वह अपनी वजन के हिसाब से जो भी चूना है, चांदी है, आभूषण वगैरह होते हैं, वह क्या करता है, गरीबों में बांट देता है। तो इस समय उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तुलादान किया और एक टीका दौड़ का आरंभ किया। टीका दौड़ का आरंभ किया। क्या किया, टीका दौड़ का आरंभ किया। टीका दौड़ क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को सूबेदार या फिर परगने का मालिक बनाने से पहले उसको अपनी जो योग्यता है उसको साबित करना होता है। तो इन्होंने टीका दौड़ आरंभ करवाई और इसके माध्यम से जो आसपास के जो प्रदेश है उनको वापस अपने कब्जे में ले लिया और मेवाड़ को एक सुदृढ़ जो क्षेत्र के रूप में उभारा। किसका फायदा उठा के, टीका दौड़ का। यानी जो भी पुत्र वगैरह थे या फिर जो करीबी रिश्तेदार वगैरह थे उनको टीका दौड़ में शामिल कर लिया गया और आसपास में आक्रमण करके इनके क्षेत्र को मेवाड़ में मिला दिया गया। तो देखो ये पूरा का पूरा अवसर का लाभ था, पूरा का पूरा अवसर। इस तरफ शाहजहाँ के पुत्र विजित थे और इस तरफ इन्होंने अपनी जो सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कर ली थी। फिर देखो अंत में इस यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे दारा सिकोह मारा जाता है और कौन शेष रहता है, औरंगजेब। और जो सम्राट कौन बन जाता है उत्तराधिकारी में। अब ये उत्तराधिकारी के संघर्ष में कौन रह जाता है, औरंगजेब रह जाता है। कौन रह जाता है, औरंगजेब रह जाता है। तो स्टार्टिंग में जो औरंगजेब के और राज सिंह के जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे। क्यों? क्योंकि अगर राज सिंह जी ने अगर दारा सिकोह का साथ दिया होता तो औरंगजेब के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दारा सिकोह का सहयोग नहीं दिया। तो औरंगजेब इनको आरंभ में अपना क्या मानता है, अच्छा मित्र मानता है। क्या मानता है, मित्र मानता है, भाई मानता है। और उसको जो मुख्य जो मांडलगढ़ का जो परगना है, मांडलगढ़ का जो परगना होता है, मांडलगढ़ का परगना, और एक था बागोर का परगना, वो उनको दे देता है। और साथ ही साथ में 6,000 का जो मनसब होता है वो भी दे देता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। यानी उस समय राज सिंह ने औरंगजेब की कोई सहायता नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना मित्र मानता औरंगजेब और मांडलगढ़ दे देता है, बागोर दे देता है, 6,000 का मनसब दे देता है। और इसकी वजह से जो बाकी के जो राजपूत थे उनमें ईर्ष्या की भावना होती है। तो ये आरंभिक संबंध बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बाद में जो इनके रिश्तों में क्या आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। बहुत सारे रीजन हैं, उस रीजन को अपन पढ़ेंगे। तो कौन कौन से रीजन थे अब अपन उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार इन दोनों के मध्य क्या हुआ जिसकी वजह से इनके मध्य इतनी कटुता उत्पन्न हो गई और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। ऐसे कौन से रीजन रहे, तो उसी रीजन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो अब कारणों के बारे में, यानी कटुता के कारण के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो
पहला जो इम्पोर्टेंट कारण रहा था चारुमती। कौन सा कारण रहा था? चारुमती। चारुमती। अभी चारुमती कौन थी, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चारुमती है, ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। कहाँ की? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और किसकी पुत्री थी? तो मान सिंह की पुत्री थी। मान सिंह की ये पुत्री थी। मान सिंह जी की ये क्या थी? पुत्री थी। मान सिंह जी, इनका विवाह किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में निश्चित कर लेते हैं। इनका जो विवाह है, इन पुत्री का विवाह इसके साथ में निश्चित कर लेते हैं, औरंगजेब के साथ में। क्योंकि ये अपनी जो रियासत है, किशनगढ़ जो रियासत है, वो उसको सुदृढ़ बनाना चाहते थे। इसलिए अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में सुनिश्चित कर लिया, तय कर लिया। फिर ये चारुमती ने भी अपने पिताजी को इसके लिए मना बोला, लेकिन पिताजी नहीं माने। तो फिर वह क्या करें? क्योंकि अब इनके जो रिश्तेदार, इन्होंने तो मना बोल दिया। तो उसने बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने, यानी अपनी विवेक का परिचय देते हुए, बुद्धि कौशल का प्रयोग देते हुए किससे मदद मांगी? राज सिंह से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? राज सिंह से मदद मांगी। राज सिंह को एक क्या भेजा? पत्र भेजा। क्या भेजा? प्रेम पत्र बोल सकते हो उनको। प्रेम पत्र भेजा, जिसमें उनको बोला गया था कि मैं आपको तन मन से अपना पति मान चुकी हूँ और मैं आपसे ही शादी करूँगी। अगर मेरा विवाह औरंगजेब के साथ में हो जाता है तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ था। और फिर राज सिंह जी इस शादी को रुकवाने के लिए आ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं वे? जो चारुमती का क्या कर लेते हैं? चारुमती को लेकर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? तो राजनगर चले जाते हैं। राजनगर वाले जो एरिया है वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे इनका क्या तय कर लिया जाता है? विवाह का जो प्रोग्राम है वह तय कर लिया जाता है। लेकिन उनको पता था कि हरण जब भी मैं इनका लेके जाऊंगा तो उसके बाद में औरंगजेब आएगा, या फिर औरंगजेब की क्या आएगी? सेना आएगी। तो उन्होंने इसके लिए किसको नियुक्त किया? सुरक्षा के लिए किसको नियुक्त किया? तो सुरक्षा के लिए इन्होंने नियुक्त किया रतन सिंह चुंडावत को। किसको? रतन सिंह जी जो चुंडावत है, इनको उन्होंने क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। अब देखिएगा, रतन सिंह जी चुंडावत कहाँ के थे? तो ये सलूम्बर के थे। कहाँ के थे? सलूम्बर ठिकाना है, वहाँ के ये रावत थे रतन सिंह जी चुंडावत। लेकिन अजीब संयोग देखिएगा, उनका विवाह भी 1-2 दिन ही हुए थे। 2 दिन ही हुए थे उनके विवाह का। 2 दिन ही हुए थे उनका विवाह किसके साथ में हुआ था? सहल कंवर के साथ में हुआ था। इनके साथ में हुआ था, सहल कंवर के साथ में हुआ था। अब रतन सिंह जी को भार तो सौंप दिया राज सिंह जी ने, लेकिन रतन सिंह जी वैसे वीर योद्धा थे, उन्होंने कभी पराजय प्राप्त नहीं की। लेकिन इस समय देखो, कंडीशन देखिए कि 2 दिन ही हो गए थे उनकी शादी के। कितने दिन हो गए थे? मात्र 2 दिन हो गए थे। तो फिर वो क्या करें? तो वो एकदम उदास हो गए, पूर्णतः यानी निढाल हो गए कि क्या करें, अभी तक तो 2 दिन ही हुए, अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है। तो फिर क्या करें? तो उसमें वापस जोश भरने के लिए उनका एक जो सेनापति था, उसका नाम क्या था? कर्मा। वह उसमें जोश जगाते हैं। क्या जगाते हैं? जोश जगाते हैं। और फिर यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्रेरित करते हैं कि आप इतने बड़े योद्धा हो, कभी हार नहीं मानी, आज हार कैसे मान रहे हो? तो ये कहता है, फिर एक बार तैयार हो जाते हैं और काम रणभूमि में चले भी जाते हैं। लेकिन जब बीच रास्ते में वो बोलते हैं कि मुझे
आपके जो सहल कवर की याद आ रही है, क्या आ रही है, याद आ रही है। तो फिर इस याद का क्या करें, तो उन्होंने याद के लिए कर्मा को वापस किसके पास में भेजा, सहल कवर के पास में भेजा। फिर कर्मा को भेजा गया सहल कवर के पास में कि कोई निशानी दीजिए, कि भविष्य कोई निशानी दीजिए, रतन सिंह जी को आपकी याद आ रही है। तो फिर सहल कवर भी हाड़ी रानी थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरी याद आएगी तो हो सकता है कि रतन सिंह जी की हार भी हो सकती है, मैं उनको कमज़ोर नहीं बना सकती। तो वो क्या कर देती हैं, अपना जो शीश है वह काट के एक थाली में सजा के यानी अपनी दासी को बोलती है और उनका सिर काट दे दिया जाता है और वहाँ पे किसके पास में भेज दिया जाता है, रतन सिंह जी चुंडावत के पास में भेज दिया जाता है। और फिर उस समय रतन सिंह जी चुंडावत उस सिर की माला बना के, रुंड माला बना के क्या कर देते हैं, अपने जो गले में धारण कर लेते हैं, यानी घोड़े पे बैठते हैं और आगे माला बना के आगे अपने पत्नी का सर रखते हैं और ऐसा घमासान युद्ध करते हैं। अब देखिएगा, रतन सिंह जी चुंडावत ने रुंड माला बना दी। अब युद्ध कहाँ पे होता है, तो औरंगजेब किसको भेजता है यहाँ पे, मिर्जा इब्राहिम को भेजता है। अब मिर्जा इब्राहिम और रतन सिंह चुंडावत के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। कहाँ पे युद्ध होता है, देसूरी की नाल में युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। और इसमें जो रतन सिंह जी चुंडावत विजयी रहते हैं और मिर्जा इब्राहिम को पराजित करते हैं, लेकिन फिर भी ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी जो सत्री है वो कहाँ बनी हुई है, देसूरी की नाल, यानी जस्ट हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। तो ये वहाँ पे बनी हुई है देसूरी की नाल में इनकी सत्री रतन सिंह जी चुंडावत की। ऐसे थे रतन सिंह जी चुंडावत। और बहुत सारी कहानियों किस्सों में आपने देखा होगा इनके नाम आते हैं, जैसे कि एक मुकुल की रचना थी सेनानी, तो उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। और आपने देखा होगा कि जो लक्ष्मी चुंडावत की जो कविता है, यानी चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो हारे नानी, उसमें भी इसका उल्लेख होता है। और बहुत सारे श्लोक है, जैसे कि सत्री सेनानी छाई समर सलुम्बर धीस, चुंडावत मेलिया सिया इन घन मेलियो शीस, यानी बहुत सारी जो क्या है इनके बारे में लोक जो किंवदंतियाँ है प्रचलित है, लेकिन जो वास्तविक रूप है इसका यही है। और इसकी वजह से रतन सिंह जी चुंडावत और जो सहल कवर के बलिदान की वजह से ही जो चारुमती का जो विवाह है वो किसके साथ में संपन्न हुआ था, राज सिंह के साथ में संपन्न हुआ था। तो इसके पीछे इतना बड़ा बलिदान था। अब अपन पढ़ने जाते हैं कि इसका दूसरा इम्पोर्टेंट कारण, कटुता का कारण क्या रहा, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये तो पहला कारण रहा था, पहला कारण आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब दूसरा कौन सा कारण रहा होगा, तो दूसरा इसका जो प्रमुख कारण रहा था कि जो औरंगजेब है वह हिंदू धर्म से नफरत करता था। हिंदू धर्म से क्या करता था, नफरत करता था, क्योंकि वह भारत को एक मुगल राष्ट्र बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था, मुगल राष्ट्र बनाना चाहता था। तो उनका दूसरा प्रमुख जो रीजन रहा है वह मंदिर या फिर कोई भी जो धर्म स्थल होता है उस पर वह क्या कर देता था, उसको छिन्न भिन्न कर देता है, उनको क्या कर देता था, नष्ट करना उसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। नष्ट करना उसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। और वह इसी वजह से बहुत सारे मंदिरों को धुलाया उसने भारत में। और जो प्रमुख मंदिर थे जो यूपी में बनारस के है या फिर द्वारिका में है
या फिर बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया, लेकिन जो एक मंदिर कहाँ पे बना हुआ था, वृंदावन, कहाँ पे बना हुआ था, वृंदावन, वृंदावन, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ था, वहाँ पे उनकी मूर्ति थी, वहाँ पे उनको किसके नाम से जाना जाता था, नाथ जी के नाम से जाना जाता था, नाथ जी के नाम से जाना जाता था, यानी श्याम कृष्ण भगवान को नाथ जी के नाम से जाना जाता था। और ये जो वृंदावन है वह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था। किससे संबंधित था, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय यानी जो वल्लभाचार्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। किससे प्रारंभ किया था, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब वहाँ यहाँ से क्या होता है कि जो मूर्ति है, औरंगजेब इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पे अपने सेनापतियों को भेजता है। तो यहाँ के जो मूर्ति यहाँ की जो मूर्ति है वह लेकर यहाँ के जो पुजारी, इनके पुजारी जो गोसाई संप्रदाय के थे, किस संप्रदाय के थे, गोसाई संप्रदाय, गोसाई संप्रदाय के थे, गोसाई संप्रदाय, वे क्या करते हैं, यहाँ से जो श्री कृष्ण की जी मूर्ति लेके, यानी उसमें प्रमुख नाम एक तो था गोविंद, क्या नाम था, गोविंद, और एक था दामोदर, गोविंद और एक था दामोदर। वह इन मूर्तियों को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं, मेवाड़ आते हैं, मेवाड़ आते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ प्रदेश में आते हैं। फिर इस क्षेत्र में वह क्या करते हैं, कहीं पे मंदिर में स्थापित करने के लिए जगह ढूंढते हैं, और इनको इसमें 1-2 साल का जो टाइम पीरियड भी लग जाता था। तो अंत में मेवाड़ के राजा के पास में आए, मेवाड़ के राजा कौन थे, राय सिंह जी थे, उनके पास में आए कि हमारी मूर्तियों को स्थापित करवाना है, लेकिन औरंगजेब आ जाएगा और उसको वापस तुड़वा देगा। तो राय सिंह जी ने बोला कि आप बड़ी खुशी के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ में इसकी स्थापना करो, जो भी प्रॉब्लम होगी उससे मैं निपटारा कर लूँगा। और इसी वजह से फिर कहाँ पे, सिहाड़ में, कहाँ पे, सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर ली जाती है, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर ली जाती है, और श्रीनाथ जी का मंदिर वहाँ पे बना दिया जाता है, जो वर्तमान में नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो वर्तमान में का क्वेश्चन है कि पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो श्रीनाथ जी की पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार होली वगैरह जो यहाँ पे बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो यहाँ पे श्रीनाथ जी की ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कहाँ पे, सिहाड़ में। उसी तरह इस वजह से भी कटुता के जो भाव औरंगजेब के प्रति बढ़ गए थे। ये तो रहा दूसरा कारण। अब अगर तीसरे कारण की बात करें तो उसमें जो प्रमुख है वह है जजिया कर। कौन सा है, जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर। अब जजिया कर क्या है, तो जजिया कर क्या है, तो औरंगजेब गैर मुसलमानों से यानी मुस्लिम को छोड़कर गैर मुसलमानों से कर वसूल करता था, उसको क्या बोलते थे, जजिया कर बोलते थे। और ये इसने वापस प्रारंभ कर दिया। कब प्रारंभ कर दिया, तो 1679 में इनने वापस प्रारंभ कर दिया, जो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य कटुता का कारण बना। राज सिंह ने इसको पत्र भी लिखा कि ये वापस आपका जो आदेश है, फरमान है, हटा दीजिए, लेकिन औरंगजेब इस फरमान को कैंसिल नहीं करता है, और उसके कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो औरंगजेब जब इन पत्र भेजता है और औरंगजेब भड़क जाता है, तो वह अपनी सेना लेके कहाँ पे आ जाता है, मेवाड़ में आ जाता है, मेवाड़ में प्रवेश कर लेता है, सेना के साथ में प्रवेश कर लेता है मेवाड़ क्षेत्र में। और यहाँ पे
जो जगदीश मंदिर बना हुआ है, जगदीश मंदिर, कौन सा मंदिर? जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर, सपनों में बना मंदिर, उस पर क्या हो जाता है? अटैक करता है, और उस मंदिर में जो उनकी जो स्थापत्य शैली थी उसको नष्ट कर देता है। तो आज भी वो मंदिर खाली खाली लगता है, आप जाके देखना। तो ये इसका ही प्रभाव था। फिर जब ये सेना लेके मेवाड़ में प्रवेश करता है, जगदीश मंदिर को नुकसान पहुंचाता है, तो जो राज सिंह जी है वह राज सिंह जी कहाँ पे चले जाते हैं? गिरवा के जंगलों में चले जाते हैं, और फिर इसके वापस लौटने का इंतजार करते हैं। तो ये बड़ी घटना थी, ये एक बड़ी घटना थी। और हालांकि ये जो राज सिंह जी गए थे, तो राज सिंह जी के पीछे जंगलों में एक हसन अली खां को भी भेजते हैं, लेकिन उसको भी कोई असफलता प्राप्त नहीं होती है। अब ये तो रही प्रमुख घटना। अब अपन बात करते हैं कि इनको इनकी और क्या क्या उपलब्धि रही, इनकी क्या क्या उपलब्धि रही। तो इनकी उपलब्धियों में और बात करें तो इसको विजय कटकातु क्या कहा जाता था? विजय कटकातु कहा जाता था, विजय कटकातु। और विजय कटकातु क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने सेना में लोगों में जो सैन्य भावना का संचार किया था, सैन्य भावना का क्या किया था? संचार किया था। आपको इसकी उपलब्धियों के बारे में बता देता हूँ कि इनको किस उपाधि के बारे में बता देता हूँ पहले, फिर उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। तो इनको जो उपाधि मिली थी वह उपाधि सबसे पहले प्रमुख थी विजय कटकातु, विजय कटकातु। यानी ये किस लिए मिली थी? लोगों में जो जनता में सैन्य भावना का संचार, सैन्य भावना का संचार करने के लिए इसने ये जो विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। उसी प्रकार आप देखते हैं तो इसको एक और उपाधि मिली थी हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोलिक रूलर यानी तूफानी राजा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब बात करें इनकी उपलब्धियों के बारे में, तो इनकी कौन कौन सी उपलब्धि रही है या फिर इन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए हैं। तो देखिएगा, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का पिता कहा जाता था, और उनके बाद में स्थापत्य कला का जो ज़्यादा विकास किया था वो किसने किया था? राज सिंह ने किया था। तो जो कुंभा के बाद में जो स्थापत्य में जो उन्नति हुई थी, वो उन्नति किसके काल में हुई थी? राज सिंह के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? राज सिंह जी के काल में। अब क्या उन्नति हुई उनके बारे में देख लीजिएगा। तो उनमें से सबसे पहला है राजसमंद झील का निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण करवाया था इन्होंने। किसका निर्माण करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। अब राजसमंद झील का निर्माण कहाँ पे करवाया था? तो उन्होंने गोमती, कौन सी नदी? गोमती नदी, ताल नदी और केलवा इन नदियों का पानी रोक के राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और इसी झील पे 9 चौकी की पाल है। क्या है? 9 चौकी की पाल है। 9 चौकी की पाल। आपको पता होगा जब अमर सिंह जी हताश हो गए थे संधि के बाद में, तो इन्होंने यहाँ पे आकर अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अमर सिंह जी प्रथम, इनका जो अंतिम समय है वो यहाँ पे व्यतीत हुआ था। और ये जो राजसमंद झील बनी थी वह अकाल राहत कार्यों के तहत बनी थी। किसके तहत बनी थी? अकाल राहत कार्य के तहत जो ये बनी थी। और बात करें तो इसी झील के किनारे 25 शिलालेख है।
25 शिलालेख इस नदी के किनारे, जैसे कि मान लीजिएगा ये राजसमंद झील है, राजसमंद झील है, तो यहाँ पे उन्होंने एक द्वारकाधीश का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये काकरोली में आई हुई है, काकरोली राजसमंद में आई हुई है। कहाँ पे है ये राजसमंद? काकरोली, काकरोली में ये झील बनी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने एक द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी इनकी मूर्तियाँ भी जो पश्चिम ये दक्षिण क्षेत्र से लाई गई थी और इनको यहाँ पे स्थापित किया गया था। और यहीं पे एक 25 शिलालेख स्थापित किए गए। कितने स्थापित किए गए? 25 शिलालेख, 25 शिलालेख। और ये शिलालेख कैसे थे? तो काले संगमरमर से बने हुए। कैसे बने हुए? काले संगमरमर से बने हुए हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी पत्थरों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इस पे पूरा मेवाड़ का क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। इतिहास के बारे में पूरा वर्णन है। और इस प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था? तो इस प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था? रणछोड़ भट्ट था। कौन था? रणछोड़ भट्ट था। तो ये अपन को राजसमंद जो झील के बारे में पता चलता है कि गोमती, ताल, केलवा की नदियों का पानी रोक कर ये राजसमंद झील बनाई गई थी। अकाल रातकारियों की तरह बना गई थी। 9 चौकी की पाल इसके पास में बनी हुई है, जहाँ पे अमर सिंह जी प्रथम ने अपना अंतिम समय बिताया था। यहाँ पे राज प्रशस्ति बनाई गई है, जिसमें क्या है? 25 शिलालेख है। 25 शिलालेख है। किसके बने हुए? काले संगमरमर के उनके बने हुए हैं। क्या लिखा हुआ इस पर? मेवाड़ का इतिहास लगा हुआ है। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। इस नदी ये झील के किनारे इसका मंदिर है, तो द्वारिकाधीश का मंदिर है। और इसी प्रकार इन्होंने राजनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? राजनगर की स्थापना की थी। उसी प्रकार आप बात करें तो इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे कार्य करवाए थे। और ये जो राजनगर, इस जो झील है, इस झील का जो उद्घाटन हुआ था उस समय यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। उस समय बहुत ही ज़्यादा इस पे खर्चा किया गया था आयोजन पे। इसका भव्य आयोजन किया गया था और उसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में गई थी। ये देखिएगा, ये अब हो गया। ये राजसमंद झील के बारे में पूरी डिटेल बता दी है। तो अब राजसमंद झील का मैटर क्लियर हो गया। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि एक तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया, एक राजनगर जो शहर है, नगर की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। और इस पॉइंट से, इस डिस्कशन से अपन को ये भी पता चलता है कि जो राज प्रशस्ति है वो किनके काल में बनी थी? रणछोड़ भट्ट द्वारा। और यहाँ पे उल्लेख हुआ था कि काकरोली का जो द्वारिकाधीश मंदिर है वह भी इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद में बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो बहुत सारे पॉइंट इस डिस्कशन से हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे कि आगे इन्होंने क्या किया, इनकी क्या किया और स्थापत्य कला के क्षेत्र में देन है, इनके बारे में अपन और पढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि उन्होंने उदयपुर में एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था अंबिका मंदिर या फिर अंबा माता मंदिर। अंबा माता मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर? अंबा माता, यानी उदयपुर में जो अंबा माता मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर था? अंबा माता या फिर अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि एक बार जो राज सिंह जी के सपने में क्या हुआ, देवी ने दर्शन दिए और कहा कि आपको जो गुजरात आने की जरूरत नहीं,
अंबा माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ था? गुजरात में बना हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में बना हुआ था। तो उनके सपने में बोला गया कि आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे स्थापना करवा सकते हो। तो इसी कारण इन्होंने क्या, उदयपुर में ही, उदयपुर में ही क्या, अंबिका माता का निर्माण करवा दिया। अंबिका माता का मंदिर बना दिया। ये एक प्रमुख इनकी रचना थी, निर्माण कार्य था। उसके बाद में बात करें तो नाथद्वारा काकरोली के बारे में हो गया। उसके बाद में उदयपुर के पास में एक गांव है बड़ी गांव, और वहाँ पे इन्होंने अपनी माता की स्मृति में, यानी इनकी माता का नाम क्या था? जाना देता क्या था? जाना दे। और उन्हीं की स्मृति में इन्होंने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ये एक और थी। और फिर बात करें तो इनकी एक पत्नी थी राम रसदे। क्या नाम था? राम रसदे। इन्होंने, इनकी पत्नी थी, इन्होंने देबारी में, कहाँ पे? देबारी में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राम रसदे ने। कहाँ पे? देबारी में। और राज सिंह जी ने भी यहाँ पे देबारी किले का निर्माण करवाया था। सुरक्षा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से। उसी प्रकार बात करें तो उदयपुर में राज सिंह जी ने बोहरा गणेश जी का निर्माण करवाया था। कौन से? बोहरा गणेश जी का मंदिर इनके द्वारा ही बनाया गया था। तो ये इनकी प्रमुख रचना हो जाती है। और उदयपुर में एक और सर्व ऋतु विलास महल का भी इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ये इनकी स्थापत्य कला के क्षेत्र में इनका क्या था? योगदान रहा था। अब बात करते हैं एक और संघर्ष की। यानी आपको पता होगा कि इस समय मारवाड़ के जो राजा थे जसवंत सिंह जी। कौन थे? जसवंत सिंह जी की जमरूद में मृत्यु हो गई थी। और उनके पुत्र कौन थे? तो उनके पुत्र थे अजीत सिंह जी। अब देखना, ये जो कालखंड है इनके बारे में अपन जानेंगे। कालखंड के बारे में जानेंगे। कौन थे? मारवाड़। एक तरफ कौन था? औरंगजेब। यहाँ पे कौन थे? जसवंत सिंह जी। उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब वो अजीत सिंह जी इनके उत्तराधिकारी थे। लेकिन औरंगजेब उनके विरोध में था। विरोध में था। वह उनको बैठाना नहीं चाहता था। तो फिर ये अजीत सिंह जी व दुर्गादास राठौर कहाँ पे चले जाते हैं? राज सिंह के पास में सहायता लेने के लिए। और वह उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ में जो केलवा की जागीर भी प्रदान करते हैं। जिसके कारण भी औरंगजेब और राज सिंह में क्या उत्पन्न हो जाता है? कटुता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे बहुत से कारण रहे थे। तो ये पूरा हो जाता है राज सिंह जी के बारे में। और अगर बात करते हैं अपन तो राज सिंह जी के बारे में
इनके प्रमुख जो दरबारी थे जैसे कि रणछोड़ भट्ट थे। कौन थे? दरबारियों की बात करें तो दरबारी थे एक रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट, इसने ही तो राज प्रशस्ति लिखी थी और इसने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? अमर काव्य। अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। उसी प्रकार एक और इनका जो दरबारी कवि था उनका क्या नाम था? सदाशिव। क्या नाम था? सदाशिव। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था राज रत्नाकर। यहाँ पे जो राज है वो किसको डिफाइन कर रहा है? ये राज सिंह जी को डिफाइन कर रहा है, राज रत्नाकर। उसी प्रकार बात करें तो एक और इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था किशोर दास। किशोर दास। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने राज प्रकाश लिखी थी। कौन सी? राज प्रकाश। इस तरह इन्होंने हर क्षेत्र में चाहे कला हो, स्थापत्य हो, साहित्य हो, युद्ध कौशल में हो, सामरिक में हो, इन्होंने बहुत सारी विरचना बनाई और बहुत सारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। तो ये थे अपन के राज सिंह जी और इनका ये अपन का जो इतिहास है वो क्लियर होता है। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।